अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। इसका नाम शुरू से मैं ऑफ कैमरा स्टोरी बोलता हूं तो अभी तक आदत वही बनी हुई है, लेकिन इस वक्त मैंने इसका नाम चेंज करके असल में हॉरर स्टोरीज़ रख दी हैं। खौफनाक कहानियाँ, जिनों भूतों की खौफनाक कहानियाँ आप लोग सुनते हैं। कोशिश करता हूँ कहानियों को सुनूँ या पढ़ूँ जो आप लोगों ने भेजी होती हैं, आपकी आप बीती, और उसको एज इट इज़ सुनाऊँ। सो आपकी मोहब्बतों का भी शुक्रिया, टाइम निकाल के आप सुनते हैं, लाइक करते हैं और इतनी फीडबैक में मोहब्बत का इजहार करते हैं कि जैसे आपके लिए एक नशा है। ये एक जो स्टोरी है ऐसी आदत सी आपको बन चुकी है कि जब तक आपको सुनने को ना मिले तो आप परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है आप बहुत हेल्दी से हो गए हैं। जी बिल्कुल, ऐसा इसलिए हुआ है कि मैं डेंगू का जब शिकार हुआ और मुसलसल बेड रेस्ट पे चला गया, तो उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट था वहाँ पे मुझे ड्रिपें लगी बहुत ज़्यादा। तो वहीं पे अनार का उन्होंने कहा प्लेटलेट्स जो कम हो जाती हैं, अनार का जो जूस है वो बहुत ज़्यादा पिएं, और बहुत ज़्यादा आपको पता है उसमें शुगर होती है, मोटा करता है। तो मुसलसल मैंने अपने आप को जल्दी रिकवर करने के लिए, और खुदा जानता है इसलिए कि आप लोगों को शोज़ दिखा सकूँ, अपनी परवाह नहीं थी कि जी मैं खड़ा हूँ और सेहतयाब हूँ। ये था कि यार ये तमाम लोग वेट कर रहे होंगे और कहेंगे देखें हमने 2 हफ्ते मिस कर दिया और प्रोग्राम नहीं आ सके। तो इसलिए जल्दी से अपने आप को रिकवर करने के लिए अनार का जूस बहुत ज़्यादा पिया, तो उसके लिए हेल्दी हो गया हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कम करूँ वेट को। आज की जो स्टोरी है, नाम भी उन्होंने रियल लिखे हैं, लोकेशन है लाहौर की, लाहौर शहर पाकिस्तान का जो है, और बहन का नाम है आयशा आसिफ। लाहौर का वो उन्होंने नहीं लिखा, जगह कौन सी, इलाका कौन सा, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, इतना काफ़ी है। लाहौर शहर की ये कहानी है और कुछ सवालात थे मेरे दिमाग में जो उनसे मैं पूछना चाहता था, लेकिन शायद उनसे मेरा राब्ता नहीं हो सका। तो फिर भी कोशिश करूँगा कहानी को इस अंदाज में सुनाऊं कि आपको लगे कि सारे मंज़र आपकी आंखों के सामने चल रहे हैं। ऐसी मंजर कशी करने की कोशिश करूँगा। आयशा कहती हैं उनके 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम है हनी, उससे छोटे बेटे का नाम है सनी, और उससे छोटी एक बेटी है जिसका नाम है सारा। हनी, सनी और सारा। मुझे स्टोरी में कुछ भी इतना याद नहीं करना पड़ता, मैं सब कुछ कोशिश करता हूँ अपने दिमाग में बिठाऊँ, इमेजिनेशन में लेके आऊँ। लेकिन इस स्टोरी में जो बच्चों के नाम थे ना, हनी एंड सनी, ये मुझे याद करने पड़े, बार बार भूल गया। आज मैंने पहली दफ़ा मोबाइल भी साथ रख लिया कि अगर ये नाम भूले तो मैं यहाँ से देख लूँगा। माशाल्लाह बहुत क्यूट नेम है। अल्लाह ताला आपके बच्चों को बहुत खुश रखे, हनी को, सनी को और सारा को, इनके नसीब अच्छे हो, आमीन। वैसी ही एक माँ जो अपने घर के अंदर अपने बच्चों की देखभाल करती है, ना सिर्फ देखभाल करती है बल्कि उन बच्चों की परवरिश के अंदर अपना तन मन धन लगा देती है, क्योंकि माँ जो बुनियाद बनाती है बच्चे की, जब बच्चा पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में जाता है, असल वो परवरिश होती है कि माँ उसकी बुनियाद, उस बिल्डिंग की, उस इमारत की, उस बच्चे की क्या बुनियाद बना रही है, उसको क्या पढ़ा रही है, जो बड़ा होके वो वही कुछ करेगा जो उसकी माँ ने उसकी परवरिश में उसको सिखाया था। माएँ सबकी साझी होती हैं, लेकिन ऐसी माएँ जो हर वक्त अपने बच्चों की देखभाल में लगी रहें, ना कि अपने मोबाइल के अंदर हर वक्त मसरूफ़ रहें और बच्चे रो रहे हैं और कोई देखभाल नहीं। ऐसी माएँ जो हर वक्त अपने बच्चों की देखभाल में मसरूफ़ रहें, मैं उनके लिए दिल से ढेर सारी दुआएं करता हूँ। दुआएं तो सारी माँओं के लिए होती हैं, लेकिन उनके लिए स्पेशली कि अल्लाह ताला इनको और तौफीक दे, ये ऐसे मेमार बनाएं, एक ऐसे बच्चों की परवरिश करें कि बड़े होकर अपने मुल्क का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जो हनी था उसकी उम्र का अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो अभी पहली क्लास में पढ़ रहा था, क्लास 1 में, और उससे छोटा जो सनी और सारा वो अभी स्कूल नहीं जाते थे। ये एक नॉर्मल सी बात थी जिस तरह घरों के अंदर होती है, 3 बच्चे, और हस्बैंड के बारे में उन्होंने लिखा नहीं। मैं इस मामले में भी उनसे पूछना चाहता था, लेकिन शायद उन्होंने नहीं लिखा, और वरना मैं उसको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा उनका क्या है। बहुत अच्छे बच्चे थे माशाल्लाह, वो उनकी परवरिश करती, उनके साथ गपशप करती, बैठती, उनकी बातें मानती भी सही, और जिस तरह हक होता है बच्चों को समझाने का, उनके अंदर रहमदिली पैदा करने का, वो सब कुछ एक माँ जो करती है वो कर रही थी। एक दिन दोपहर का टाइम था कि वो कहती है मैं अपने किचन के अंदर खाना बना रही थी कि उस वक्त छुट्टी का टाइम हो गया और मेरा बेटा जो स्कूल जाता था घर के अंदर दाखिल हुआ।
एक सिस्टम होता है, गाड़ियाँ छोड़ के भी जाती हैं, लेके भी जाती हैं। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ उसने आके मुझे सलाम किया और मैंने किचन में ही उसको वालेकुम अस्सलाम कहा, लेकिन आगे बढ़ने की बजाय वो उस जगह पे रुक गया। अमूमन जब बच्चे आते हैं उनके उन्होंने एक बैग सा लटकाया होता है, माँ बाप को सलाम करते हैं और उसके बाद सीधा कमरे की तरफ जाते हैं, अपने बैग को पहले उतारते हैं। जैसे ही बैग को उतारते हैं इतनी देर में माएँ जो अपने काम काज में बिजी होती हैं, यकीनन उनके लिए ही खाना बना रही होती हैं, भागती हुई दौड़ती हुई पीछे आती हैं, अपने बच्चे का बैग उतारने में भी मदद करती हैं। जल्दी से उसका बैग उतारती हैं, उसको कहती हैं चलो मुंह हाथ धो लो, हाथ धो। उसके बाद भूख लगी होती है, उनको एहसास होता है, फौरी तौर पे उसको टेबल पे बिठाती हैं अपने बच्चों को और खाना लगा के उनको खाना खिलाती है। वो भी इस माँ इस इंतज़ार में थी कि ले बच्चा अब आ गया तो जल्दी से मैं खाने का टेबल पे लगाऊं और बंदोबस्त करूं। कि इतनी देर में उन्होंने देखा वो जो बच्चा सलाम करके गुजर जाता था, हनी, आज वो वहीं पर रुका था। तो माँ जो वो काम कर रही थी उसको वहीं पे छोड़ के मुतवज्जो हुई हनी की तरफ। हनी अंदर जाओ, बैग उतारो, हाथ धो लो, मैं फिर फ़ौरन खाना लगाने लगी हूँ। तो हनी जो मासूमियत से सामने खड़ा था, सलाम करने के बाद वहीं पे रुक गया था इस इंतज़ार में माँ मेरी तरफ देखे और मैं उससे बात कर सकूँ। माँ जब मुतवज्जो हुई और माँ ने ये फ़िक्रा भी कह दिया कि मुँह हाथ धो के आओ और मैं खाना दूँ, तो उस मासूम क्यूट से बेबी ने जो हाथ पीछे छुपाए हुए थे माँ से कहा, मामा आप प्रॉमिस करें आप मेरी एक बात मानेंगी। माँ बच्चे के एक छोटी सी नन्हे से बच्चे की फरमाइश सुन के थोड़ी सी अजीब सी हुई, कहा क्या हुआ है, कौन सी फरमाइश, किस चीज़ की बात कर रहे हो हनी? नहीं मामा आप पहले प्रॉमिस करें आप मेरी बात को मानेंगी। मासूम से सवाल, मासूम सी बात, मासूम सा बच्चा सामने हो, माँ बाप तो वैसे ही कह देते हैं हाँ ठीक है ओके भाई। अच्छा ये बताओ तुम्हारे ये हाथ पीछे क्या है, क्या छुपाया हुआ है? नहीं मामा ये मैं आपको उस वक्त बताऊंगा जब आप प्रॉमिस करेंगी कि आप मेरी बात मानेंगी। माँ को बच्चे के लाड प्यार में कमी नहीं करनी चाहिए, हर तरह का लाड प्यार देना चाहिए, लेकिन वहीं पे सियानों ने कहा है कभी कभी उनको ये एहसास भी दिलाना चाहिए कि ज़िंदगी में अगर कुछ ना मिल सके तो आपको उसका आदी होना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चों की परवरिश इस तरह की होती है कि जब बड़े होते हैं उनको कोई चीज़ नहीं मिलती तो उनकी दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। शायद माँ बाप ने उनको इतना कुछ आदी कर दिया होता है कि वो कहते हैं जो मुंह से निकले वो पूरा हो जाए, और जब वो खुद अपने पाँव पे खड़े होते हैं तो ज़िंदगी साथ नहीं देती, कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाता है। जो नहीं मिल सकता तो वो टूट से जाते हैं। इसलिए कहते हैं अपने बच्चों को ये भी सिखाएं कि ना मिले तो उस वक्त रो ले, लेकिन आदी हो जाए बचपन से ही कि कभी ऐसा भी होता है कि कुछ नहीं मिलता। कहानी की तरफ आते हैं। क्या है तुम्हारे हाथ में? उसने कहा नहीं मामा आप प्रॉमिस करें फिर मैं आपको बताऊंगा मेरे हाथ में क्या है। मामा ने कहा अच्छा ठीक है भाई प्रॉमिस हो गया, आप दिखा भी दो। उसने अपने दोनों हाथ जब आगे की तरफ दिए, जैसे ही आयशा की निगाह उसके हाथों पे पड़ी तो वो एकदम से चौंक सी गई। हनी के हाथों में बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा था, और जितना वो छोटा था वो लगता था कि अभी कोई 4-5 दिन या 1 हफ्ते का ही बच्चा है। उसने आंखें ही अभी खोली थी, बहुत ही छोटा सा बच्चा, काला स्याह, और इतना काला स्याह जो अमूमन कम ही किसी बिल्ली के ऐसे बच्चे होते हैं। कभी काली बिल्ली लोग वैसे ही कुछ वहम का शिकार भी होते हैं कि काली बिल्ली आगे से गुजर जाए तो वो काम आपका नहीं होगा जो आप करने जा रहे हैं। काली बिल्ली के गुजरने का मतलब ये होता है कि आज का दिन बहुत बुरा होगा। ये सब तोहमात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इस पर बिलीव ना किया करें। बिल्ली एक दफ़ा नहीं, बिल्ली 100 दफ़ा भी आगे से गुजर जाए, स्पेशली काली बिल्ली के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, तो इससे कुछ भी नहीं होता। ये सब फजूलियात हैं। मैं जान की कोशिश करता हूँ मेरे आगे बिल्ली 100 दफ़ा गुजरे और कुछ भी नहीं होता। ये बचपन में हमें भी इस तरह पता लगा था तो हम डरते थे, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो एक अजीब सी बिल्ली थी, छोटा सा बेबी था बिल्ली का, लेकिन काला स्याह सा। तो माँ ने फ़ौरन पूछा ये कहाँ से उठा के लाए हो? तो हनी ने कहा मामा मैं जब आ रहा था तो बच्चे इसको मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे, तो मुझे इसको देख के बुरा लगा वो इसको क्यों मार रहे थे। मुझे इस पर बड़ा तरस आया और मैं इसको उठा के घर ले आया हूँ। ये मैंने तरबियत की जो शुरू में बात की, कुछ लोगों ने कहा होगा यार ये क्या बातें शुरू कर दी तरबियत की, ये बड़ा अहम हिस्सा था। वो एक ऐसा मासूम बच्चा जो क्लास 1 में अभी पढ़ता है, उसकी क्या उम्र होगी? 5 साल, 6 साल, 4 साल, कुछ लोग 4 साल में डाल देते हैं, कुछ लोग 5 साल में, कुछ लोग लेट जाते हैं बच्चा तो 6 साल में। वो इस तरह की बात कर रहा है, उसको बच्चे मार रहे थे और मुझे इस पर तरस आ रहा था। ये नतीजा होता है तरबियत का, इसलिए ये मैंने बात की थी। तो मुझे इस पर तरस आ गया। हनी बोला मामा मैं इसको घर ले आया हूँ, मामा हम इसको अपने घर में रखेंगे। माँ ने कहा नहीं, पता नहीं किसका है किसका नहीं, इसकी माँ इसको ढूंढती फिरी होगी बेटा
इसकी माँ परेशान हो रही होगी, उसका बेबी है ये, अब वापस छोड़ के आओ। उसने कहा नहीं मामा, बच्चे इसको पत्थर मार देंगे, ये मर जाएगा। नहीं मामा, हम इसको अपने घर में बोलेंगे, आपने वैसे भी प्रॉमिस किया मेरे साथ, अब ये हमारे साथ रहेगा। माँ जो पहले ही बच्चे के साथ प्रॉमिस कर चुकी थी और तरबियत के लिए सिखा चुकी थी कि प्रॉमिस बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसको कभी नहीं तोड़ना चाहिए, तो वो जब बच्चे ने कहा आप प्रॉमिस कर चुकी हैं, तो माँ ने हार मानी और कहा अच्छा ठीक है भाई, आप इसको छोड़ो, उधर सामने रखो, मैं इसको भी दूध पिलाती हूँ, आप जाओ जब तक बैग उतारो और हाथ धो लो, मुँह धो लो। खुश हो गया वो बेबी कि माँ ने इजाज़त दे दी कि ये बिल्ली का बच्चा भी हमारे साथ रहेगा। जब उस बच्चे को सनी और सारा ने देखा तो वो भी खुश हो गए कि उनके घर में एक क्यूट सा बिल्ली का बच्चा आया था। आयशा कहती है मैंने उस बच्चे को पकड़ा और उठा के बाहर बरामदे में एक टेबल पड़ी हुई थी काफ़ी बड़ी सी। इस टेबल के हवाले से भी मेरा एक सवाल पूछना है, छोटे छोटे मेरे सवाल होते हैं ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आयशा जी आपसे बात नहीं हो सके इसलिए इसको मैं सीक्वेंस के लिए ख़राब ना हो मैं वो कर रहा हूँ। एक बड़ी सी टेबल बनी हुई थी, पड़ी हुई थी, उन्होंने तो लफ्ज़ डाइनिंग टेबल कहा था लेकिन उसकी दराज नहीं हो सकती, बेबी कॉट का था, उसकी दराज का इशूज़ था, इस वजह से मैं इसको एक टेबल कह देता हूँ। एक बड़ी सी टेबल पड़ी हुई थी जिसकी दराज भी थी, लेकिन वो दराज काफ़ी अरसे से बंद थी, वो खुली नहीं हो सकती थी, वो उसमें कुछ भी नहीं था। आयशा कहती है मैंने क्या किया, उस बेबी को उठा के उस डाइनिंग टेबल में जो बरामदे में पड़ी हुई थी उसके नीचे रखा और बर्तन में दूध डाला और दूध डाल के उस छोटे से बेबी के आगे रख दिया ताकि वो दूध पी ले। और फिर मैं बच्चों की तरफ मुतवज्जो हो गई, उनको हनी को, वो स्कूल से आया था और बाकी बच्चों को भी लेके ही टेबल पे बिठाया और उसके बाद खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खा के, गर्मियों के दिन थे, उसके बाद हमारा एक शेड्यूल था, हम सो जाते थे। तो मुझसे हनी ने पूछा, मैं नाम में बार बार कहा ना, मैं कंफ्यूज हो गया था, वो नाम मुझे भूलते तो इसलिए मैं सोच में, तो हनी ने कहा मामा वो किधर है बेबी? तो आयशा ने कहा वो मैंने बाहर बरामदे में टेबल के नीचे रख दिया, परेशान ना हो, अब वो इधर ही रहेगा, मैं उसको दूध भी पिला दिया करूँगी, हम उसका ख्याल करेंगे, ओके हो गया, तुम परेशान ना हो। आयशा और तीनों बच्चे सो गए। वो कहते हैं दोपहर को अमूमन एक रूटीन होती है, गर्मियों के दिनों में लोग सोते हैं, हम वो सो गए और जब हम उठे तो मेरे कानों में जो आवाज़ आई वो हनी की थी और वो कह रहा था मामा वो बेबी कहाँ है? तो आयशा ने कहा वो नीचे बेटा, वो बाहर उधर है, और जो बड़ी सी टेबल पड़ी हुई है उसके नीचे। मैंने कहा मामा वो तो नहीं है, मैं तो घर के में सारे में ढूंढ रहा हूँ। तो माँ ने कहा बेटा इधर उधर हो गया होगा, छोटा बेबी है, उसने उस वक्त दूध भी पिया था, वो वहीं कहीं होगा, परेशान ना हो, मिल जाएगा। उसने कहा नहीं मामा मैंने सारा देख लिया, कहीं पे भी नहीं है। तो माँ भी उठी, क्या बच्चा है, उसको ज़िद हो गई है, तो चले मैं उसको ढूंढ के देती हूँ। और माँ सीधी उसी टेबल के नीचे गई, देखें कि वो कहाँ पे है बेबी। तो टेबल से वो शायद चल के इधर उधर चला गया था। तो आयशा भी उसको ढूंढना शुरू हो गई, ढूंढते ढूंढते सारा घर छान मारा, कहीं पे भी वो बेबी नहीं मिला। तो हनान ने माँ से कहा, हनी ने, हनान कह रहा हूँ, हनी ने कहा मामा मुझे लगता है आपने उसको बाहर निकाल दिया था, मुझसे झूठ बोला था। माम ने उसको कहा बेटा आपको पता है मैंने आपको क्या बताया हुआ कि झूठ नहीं बोलते होते कभी भी, तो बड़े भी नहीं बोलते छोटे भी नहीं बोलते। बेटा नो, मैंने इसको इस टेबल के नीचे रखा था और जाओ ये देखो, ये टेबल के नीचे बर्तन रखा हुआ है, इसमें दूध देखो थोड़ा सा बचा हुआ है, ये उसको दूध पीने के लिए दिया था। तो बेटा मैंने यहाँ छोड़ा था, हो सकता है उसकी मामा आई हो और वो बिल्ली उसको उठा के ले गई हो, मैंने आपको कहा तो था इसको बाहर छोड़ के आओ, इसकी मामा परेशान हो गई होगी, जब हम सो रहे थे तो हो सकता है पीछे मामा आई हो उसको ले गई हो, इसलिए परेशान ना हो, मिल जाएगा, वो यहीं कहीं होगा, बाहर गली में इधर कहीं होगा, आप परेशान ना हो। बच्चा था, माँ की इस बात को जानता था कि माँ झूठ नहीं बोलती और हमें भी यही सिखाती है कि झूठ जिंदगी में नहीं बोलना। वो चुप हो गया। उदास हुए वो तीनों बच्चे जो खुश थे, इस उम्मीद पे सोए थे कि जैसे ही उठेंगे तो इस बेबी के साथ खेलेंगे, क्योंकि वो अपने नन्हे मुन्ने हाथों के साथ जब उसको उठा के लाया था तो उसके दिल में और दिमाग में ये बस यही चल रहा था कि सो के उठूँ और जल्दी से इसको प्यार करूँ, खेलूं इसके साथ। उसकी बहन और उसका भाई भी बेचैन थे, लेकिन हसरत ही रही, माँ उसको उठा के ले गई। आयशा कहती हैं कोई तीसरा या चौथा दिन था, हम बाहर ही बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, तो एकदम से बच्चे के बोलने की आवाज़ आई। तो हनी ने एकदम से कहा मामा वो बेबी। आवाज़ तो मुझे भी आई थी लेकिन इतनी क्लियर नहीं आई थी। मैंने कहा कौन सा बेबी? तो कहता वही बेबी। तो इतनी देर में दोबारा से उसकी म्याऊं करने की आवाज़ आई। मुझे कुछ शेर भी आ गया याद, मेरे घर के दरवाजे पे एक काली बिल्ली बैठी है,
मेरे घर के दरवाजे पे एक काली बिल्ली बैठी है, वो मुझसे पूछती है मियाऊं, मैं आऊं, मैं आऊं। तो वो कहती है जब मुझे भी आवाज़ आई उसकी कि हाँ वो कोई बोला है, तो मैं भी ढूंढना शुरू हो गई और आवाज़ का तयन करने लगे कि आवाज़ किस सिमत से आ रही है, क्योंकि आवाज़ हमारे बिल्कुल करीब से आ रही थी। इसका मतलब ये था जहाँ पे हम बैठे हैं वहीं कहीं पे वो बच्चा मौजूद है। ढूंढना शुरू किया और आवाज़ का पीछा करते करते हैरत हुई, ये आवाज़ उस दराज से आ रही थी जो बाहर बड़ी सी टेबल रखी हुई थी, जिसकी वो दराज जो काफ़ी अरसे से बंद थी उसके अंदर से आ रही थी। गौर करने पे, करीब जाके देखने पे पता लगा कि यस, आवाज़ इसी से ही आ रही है। तो हैरान होगी आयशा कि ये इसके अंदर कैसे जा सकता है, क्योंकि ये दराज तो खुलती ही नहीं है, बड़ी मुश्किलों से खुलती है और काफ़ी अरसे से बंद है। अब जब ये क्लियर हो गया, बच्चों ने भी कहा यस मामा इसी के अंदर से आवाज़ आ रही है, तो आयशा ने ज़ोर लगा के उस दराज को खोलना शुरू कर दिया था, लेकिन दराज थी कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद, बड़ी मुश्किलों से ज़ोर लगाने के बाद वो दराज खुल गई और आयशा ये देख के हैरान रह गई, 4 दिन के बाद एक छोटा बच्चा जो बगैर खाए पिए इस दराज के अंदर अगर बंद था तो बोला क्यों नहीं? इतना दिनों तक खामोश कैसे रहा? क्या इसको भूख नहीं लगी? आखिरी उसने वो थोड़ा सा जो दूध पिया था, तो उसके बाद तीसरा या चौथा दिन है, उन्होंने लफ्ज़ 3 या 4 लिखा है, तीसरा या चौथा दिन, तो इतना टाइम ये बेबी इसके अंदर रहा, तो खाया पिया कैसे? भूख क्यों नहीं लगी? बोला क्यों नहीं? और सबसे अहम तरीन बात, ये इसके अंदर गया कैसे? अगर गलती से भी ये चला गया तो इतना सख्त दराज को बंद किसने किया? क्योंकि तीनों बच्चे भी जोर लगाएं तो इस दराज को बंद नहीं कर सकते। और वो जो खुश थे उस बच्चे के, बिल्ली के बच्चे के आने पे, हनी, सनी और सारा, वो ये हरकत इसलिए नहीं कर सकते थे, वो तो खेलने के लिए बेचैन थे। तो ऐसा कैसे हो सकता? वो जो बच्चा बाहर तरस खा के उस बेबी को ले आया था, अब वो इतना संग दिल हो जाते कि उसको उस दराज में रखते और दराज को बंद कर देते। तो यकीनन ये एक सवाल था जिसका जवाब नहीं था कि किसने इसको इसके अंदर रख के इतना जोर लगा के दराज को बंद कर दिया। अब वो बेबी तो वापस बाहर निकाल लिया गया और बच्चों ने फिर से उसको प्यार करना शुरू कर दिया और आयशा ने उसके लिए खाने पीने का भी एहतमाम कर दिया। लेकिन आयशा एक बात फिर भी सोच रही थी कि ये कैसे पॉसिबल है। हाँ, उसी दिन जिस दिन हनी उसको बाहर से उठा के लाया था, उसी दिन जब वो घर को अंदर से बंद करके दोपहर के टाइम सो गए 3-4 दिन पहले, तो जब अंदर से दरवाज़ा बंद था तो बाहर से आया ही कोई नहीं। जब बाहर कोई नहीं आया तो ये कैसे फिर उसके अंदर गया? अगर उसकी माँ भी आई थी तो माँ ने क्या उसको मुंह में पकड़ के उठा के दराज में रखा? और माँ यानी कि बिल्ली इतनी ताकतवर थी कि उसने उठा के इस दराज को बंद किया? ऐसा पॉसिबल नहीं था। आयशा को इतना जोर लगाना पड़ा था, तो कैसे एक बिल्ली इस तरह जोर लगा के बंद कर सकती थी? और अगर माँ ने ऐसा किया ही था तो 4 दिन तक, 3 दिन तक माँ को परवाह ही नहीं थी कि वो आके देखती, इसको दूध पिलाती, इसका ख्याल रखती, बंद करके चली गई थी। अब बच्चे जहाँ पे उससे बैठे खेल रहे थे तो सामने बैठी आयशा उस काले स्याह बच्चे को बहुत ही गौर से देख रही थी। वो बहुत ही छोटा सा था, लेकिन एक अजीब काला स्याह सा था। अब उसके दिल में शकूक व शबात थे जो यकीन में बदलने लग गए थे कि ये माजरा क्या हुआ है, किस अंदाज में ये बंद हुआ है, किसने किया और क्या हुआ है। वो उस वक्त वो काला स्याह बच्चा जो ज़मीन पे था और बच्चे उसके साथ खेल रहे थे, अब आयशा को कुछ अजीब सा लग रहा था। वो सोच रही थी 1-2 दिन तक बच्चे खेलने, उसके बाद मैं इसको खुद ही बाहर छोड़ दूँगी, क्योंकि वैसे भी माएँ कुछ डरती हैं। जो यहाँ पे आवारा बिल्लियाँ फिरती हैं या उनके आवारा बच्चे होते हैं, तो वो जैसी जगहों पे पड़े होते हैं या फिर रहे होते हैं तो डर होता है बच्चों को कोई बीमारी न लग जाए। बाहर ममालिक में तो बहुत ख्याल रखा जाता है ऐसे जानवरों का, इतना ख्याल रखते हैं बिल्लियों का, कुत्तों का, कि वो अपने जिस तरह अपनी बॉडी का, अपने जिस्म का, अपने कपड़ों का ख्याल रखते हैं, इसी तरह उनको नहलाना, उनको बाल बनाना, कपड़े, हर चीज़ का उनको ख्याल रखते हैं। उनके भी उतने ही डॉक्टर होते हैं जितने इंसानों के होते हैं। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ आवारा बिल्लियाँ होती हैं, आवारा बच्चे होते हैं, इसलिए डर लगता है बच्चे बीमार ना हो जाए। खैर, आयशा ने फैसला कर लिया कि वो 1-2 दिन गुजारने के बाद इस बच्चे को बाहर छोड़ देगी। वहीं पे जब रात हो गई,
अगला दिन था या शायद उसी रात को। गर्मियों में रातें ये करते थे कि उनका घर इस तरह का बना हुआ था कि एक सेकंड फ्लोर था और उसी सेकंड फ्लोर पे साइड पे सीढ़ियां बनी हुई थी जो ऊपर छत की तरफ जाती थी। गर्मियों में ये होता था कि वो नीचे नहीं सोते थे, ऊपर वाली जो टेरेस जिसको कह लें वहाँ पे उन्होंने चारपाइयाँ डाली हुई थी और वहाँ पे जाके वो लेटते थे। क्योंकि ये भी सवाल मैंने कहा ना, मैं जो कुछ सवाल पूछने थे अपनी तरफ से बता रहा हूँ जो मुझे समझ आया वो यही था। उन्होंने कहा हम छत पे सोए थे लेकिन एक सीढ़ी ऊपर छत की तरफ भी जा रही थी, तो इसका मतलब वो सेकंड फ्लोर होगा। वो कहते हैं हम रात का टाइम मैंने बच्चों को लिया और ऊपर चारपाई पे सोने के लिए चले गए। तो मेरे बेटे ने कहा मामा वो अकेला है नीचे, उसको भी ऊपर ले आए। तो मुझे पता था बच्चे बेचैन हो जाएंगे, नहीं सो सकेंगे, मानूस हो गए हैं और उनका कहना मुझे मानना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन इस तरह ना लेके आओ, एक मिनट रुको। माँ थी, नीचे गई, एक लकड़ी का बॉक्स बना हुआ था जो काफ़ी भारी भी था, वो इस अंदाज का था, काफ़ी चौड़ा था और एक साइड पे उसका मुंह खुला हुआ था, यानी नीचे से बंद था, बाकी चारों कोनों पे लकड़ी थी, ऊपर से मुंह उसका खुला हुआ था। वो काफ़ी भारी भरकम था। वो उठा के आयशा ऊपर ले आई और बच्चों से कहा ठीक है इसको इस लकड़ी के बॉक्स में रख दो। काफ़ी भारी भरकम हटा जो बॉक्स था, उस छोटे से बच्चे को रख के उसके ऊपर बॉक्स रख दिया गया और आयशा ने कहा अब इसके ऊपर 2 ईंटें भी रख दो। खुद से आयशा ने ईंटें उठाई और बच्चों को दिखाने के लिए उसके ऊपर ईंटें भी रख दी। उसने कहा लो अब तुम्हारा बेबी सेफ हो गया, अब ये कहीं पे भी नहीं जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, चलो अब तुम लोग सो जाओ, हनी तुमने सुबह स्कूल भी जाना है। चांदनी रात थी, रात का टाइम था। बच्चों का एक टाइम टेबल होता है सुलाने का, तो वो कहती है मैंने तीनों बच्चों को उनके बिस्तरों पे चारपाइयों पे डाला और मैं भी थकी हुई थी सारे दिन की, अपने बिस्तर पे लेटी और सो गई। वो तीनों बच्चे भी सो गए। रात एक ऐसी तारीकी का नाम है जहाँ पे हर तरफ ना सिर्फ तारीकी होती है बल्कि हर तरफ खामोशी ही खामोशी होती है। कुछ लोगों की नींद इतनी गहरी होती है कि साथ में खड़े होकर शरियाने बजाते रहें, ढोल बजाते रहें, उनकी आंख नहीं खुलती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं हल्का सा खटका भी हो तो उनकी आंख खुल जाती है। डिपेंड करता है इंसान पे, शदीद थका हुआ हो तो शायद उसकी आंख ना खुल सके, वरना मेरे साथ भी कोई हल्का सा खटका हो तो आंख खुल जाती है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो वो तीनों इस अंदाज में सो रहे थे कि रात की तारीकी ने चादर सी काली स्याह चादर बिछाई हुई थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, खामोशी थी। दूर कहीं किसी कुत्ते की भौंकने की कभी कभी आवाज आ जाती या फिर मेंढक थे जो कहीं कहीं पे बोल रहे थे। शहरों के अंदर भी कहीं ना कहीं कभी कभी मेंढक के बोलने की आवाज आती है। ऐसी एक रात जिस वक्त हम सो रहे थे, उस लकड़ी के बॉक्स के नीचे वो बेबी था, उसके ऊपर 2 ईंटें रखी हुई थी और रात की तारीकी तीनों बच्चे चारपाइयों पे लेटे, उनको नींद आ गई और मैं भी थोड़ी देर ऊपर आसमान पे सितारों को देखते देखते आंखें बंद की और साथ ही मैं नींद की आगोश में चली गई, गहरी नींद सो गई। रात के तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। एक आवाज आयशा कहती है मेरे कानों में आई जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई। मैं उस आवाज को समझने की कोशिश कर रही थी कि ये किस चीज की आवाज है। जब भी घर में कुछ भी आवाज आए, चोर है, डाकू है, कोई जानवर है, कोई चीज गिरी है, चूल्हा खुला रह गया है, 100 तरह की बातें दिमाग में आती हैं। तो एक फीमेल जो हाउस वाइफ हो, फौरी तौर पे उसके दिमाग में खटके का एहसास होता है किस चीज का, कोई बर्तन गिरा है, क्या हुआ है। तो उसकी निगाह पड़ी, हनी, सनी और सारा भी तीनों आंखें खोल के जाग रहे थे, जिसकी तरफ चांदी रात में कलियां नजर आते हैं। वो तीनों बच्चे भी माँ की तरफ देख रहे थे और इस अंदाज में देख रहे थे जैसे सवालिया निशान हो। माँ भी परेशान हो गई कि क्या हुआ है, किस चीज का खटका था। बजाय वो बच्चों से सवाल करती, क्योंकि बच्चे सवालिया निशान से देख रहे थे, जो माँ से ये पूछ रहे थे कि माँ तुमने ये खटके की आवाज सुनी। तो वहीं पे उसी में दोबारा खटका हुआ और आयशा को समझ आ गया ये खटका किस चीज का था। ये खटका था उस ईंट का जो उस लकड़ी के बॉक्स के ऊपर रखी हुई थी। पहला जो खटका था वो भी उसी ईंट का था जो लकड़ी के बॉक्स के ऊपर रखी हुई थी। 2 ईंटें आयशा ने लकड़ी के बॉक्स के ऊपर रखी थी। अब जब निगाह पड़ी, जैसे ही खटका हुआ तो आयशा की निगाह पड़ी तो वो काली स्याह बिल्ली जो साइज में काफी बड़ी थी,
अमूमन जिस तरह बिल्लियां होती हैं वैसे नहीं, काफ़ी बड़ी थी, जिसको देखते ही कोई भी जी शऊर, कोई भी ऐसा इंसान जो रात के पहर ऐसी बिल्ली को देख ले तो वो डर जाए, चौंक जाए। और यही हाल ना सिर्फ आयशा का हुआ बल्कि उन तीनों बच्चों का हुआ। इतनी बड़ी बिल्ली को देख के वो भी डर गए। और हैरत की बात यह थी, बिल्ली पहली ईंट जो गिरा चुकी थी, जिसकी आवाज़ की वजह से वो चारों जागे थे, अब उसी बिल्ली ने अपने हाथ के साथ ईंट को इस अंदाज में नीचे गिराया कि उस लकड़ी के बॉक्स के ऊपर रखी हुई ईंट नीचे जा गिरी। और आयशा भी हैरान हो गई, कितनी टेक्निक से उस बिल्ली ने उस ईंट को उठाकर नीचे गिरा दिया था। अब अगला मरहला था वो लकड़ी का भारी भरकम बॉक्स जिसको हटाना, और उसके नीचे उस बिल्ली का बच्चा था। आयशा ही अपनी चारपाई पे जो अब उठ के बैठ चुकी थी, ये सोच रही थी, भारी भरकम जिसने ईंटें हटा ली, क्या वो इस भारी भरकम जो उन ईंटों से भी भारी है लकड़ी का बॉक्स उसको हटा सकती है? और आयशा ने देखा उस बिल्ली ने उस बॉक्स को भी अपने हाथों के साथ साइड पे गिरा दिया। और वो कहती है चांदनी रात थी, क्लियर हमें जो नजर आ रहा था सब कुछ। उस बिल्ली ने जैसे ही उस बॉक्स को गिराया, उसके बाद नीचे मौजूद अपने बच्चे को अपने मुंह के अंदर पकड़ा, और उसके बाद पहले तीनों मेरे बच्चों की तरफ खड़े होकर देखा। बारी बारी उन तीनों की तरफ देखने के बाद दोबारा मेरी तरफ उसने, फिर उसके बाद मेरी तरफ उसने घूर के देखा। वो जो ऐसे जैसे कुछ कहना चाह रही हो, वार्निंग देना चाह रही हो। कहती है, आयशा कहती है, मेरे जिसमें एक झुरझुरी सी आ गई। एक इतनी बड़ी वो बिल्ला था या बिल्ली थी, लेकिन साइज में काफ़ी बड़ी थी, काली स्याह थी। ऐसी काली स्याह जिसको देख के बहुत ज़्यादा डर लगे, वरना बिल्ली को देख के इस तरह डर नहीं लगता। लेकिन अब जो कुछ हो चुका था इस घर में, एक बेबी जिसको टेबल के नीचे रखा गया और उसको बाद में दराज के अंदर से निकाला गया। 3-4 दिन, क्या 3-4 दिन के बाद उसको दराज में डाला गया था, या 3-4 दिन वो दराज में रहा था, क्योंकि वो बोला नहीं था 3-4 दिन। और आज 2 ईंटें हटा के, बॉक्स भारी भरकम हटा के, बिल्ली उसको मुंह में लेके खड़ी थी और बच्चों की तरफ और स्पेशली आयशा की तरफ देख के इस अंदाज में देख रही थी जैसे कह रही हो, अब दोबारा हरकत ना करना, दोबारा कोशिश ना करना। आयशा कहती है, मेरे जिसमें एक झुरझुरी सी आ गई, मैं ऐसे डर के से बैठ गई। लेकिन मैंने देखा मेरे बच्चे जो तीनों बिल्ली को देख रहे थे, अब वो उठ के इस अंदाज में जैसे बिल्ली से वो बच्चा छीनना चाहते हों। मासूम थे, बच्चे थे, उनको किसी बात की समझ नहीं थी। बिल्ली ने जब आयशा को देख लिया तो उसके बाद आराम से चलती हुई, बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में, तेजी से नहीं, आराम से कदम बढ़ाती हुई सीढ़ी की तरफ गई। जो बड़ा बेटा हनी था फौरी तौर पे नीचे उतरा और उसने जूता उठा लिया बिल्ली को मारने के लिए, कि बिल्ली को वो जूता मार के उसके मुंह से वो जो बच्चा है वो ले ले, क्योंकि उसको इस बात का गुस्सा था कि वो मेरे बच्चे को, ये इस बिल्ली के बच्चे, क्योंकि हनी अभी तक ये समझ रहा था कि इसको मारना चाह रही है। और जैसे ही वो नीचे उतरा तो माँ ने उसको हाथ में जूता देखा हनी के, तो पूछा क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मामा ये मेरी बिल्ली, हमारे बेबी को ये मार देगी, देखा नहीं किस तरह उसको उठा के लेके जा रही है। माँ ने कहा, रुको रुको, बात सुनो। और आयशा कहती है, मैं फौरी तौर पे अपनी जूती ढूंढने लगी कि मैं बच्चों के पीछे जाऊं, और मैंने जैसे ही लफ्ज़ कहा रुको रुको, हनी और सनी दोनों बच्चे उसके पीछे भाग पड़े। और अंदाज उन बच्चों का ऐसे था, जब बच्चों को डर लग जाए कि ये जो एक छोटा सा मासूम सा बेबी है, ये बिल्ला या बिल्ली आई है, इसको मार देगा, तो इसको बचाना मकसद है, तो वो इस वक्त भागते हुए पीछे गए कि इसको बचा सके। वो जो बिल्ला या बिल्ली सीढ़ियों के ऊपर आराम से चलती हुई जा रही थी, उन्हीं सीढ़ियों पर वो दोनों बच्चे भी, हनी आगे और सनी पीछे, इस अंदाज में गए कि उसको मार सके। कहती इतनी देर में मैंने भी जूता पहन लिया और बिल्ली बिल्कुल लास्ट पौड़ी पे पहुंच चुकी थी, और ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि बच्चे भी अचानक भागे। कहती है, मैं संभल ही नहीं सकी, और मैं जैसे ही उनके पीछे गई तो मैंने देखा मेरे बेटे ने जूती जो उसके हाथ में थी मारी, और वो जूती बिल्ली को टच तो नहीं हुई, बिल्ली के करीब से गुजर गई। जब बिल्ली के करीब से वो जूती गुजरी तो बिल्ली ने उसी वक्त जो मुंह में पकड़ा हुआ बच्चा था जमीन पर रख दिया। और जैसे ही ज़मीन पे रखा तो कहती है, मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो ये था, उसके मुंह के अंदर से ब्लैक कलर की, काला स्याह कोई मादा सा, अजीब सा, गाढ़ा गाढ़ा सा वो उसके मुंह से निकल निकल के नीचे गिर रहा था सीढ़ी पे। और वो इस अंदाज में उस बच्चे को रख के आगे बढ़ी जैसे मेरे बेटे पे हमला करने वाली हो। उसके अंदाज चलने का और इस तरह नीचे आने का अंदाज ये था कि उसको वो जूता मारना बहुत बुरा लगा है, और वो शदीद गुस्से में है कि रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। कहती है, मेरी जान निकल गई कि मुझे लगा था मेरे बेटे पे ये हमला कर देगी।
क्योंकि इतनी बड़ी ऐसी काली स्याह जिसको देख के मैं भी डरी हुई थी, अब वो मेरे बेटे की तरफ इस अंदाज में जा रही थी। तो मैं भी जल्दी से आगे की तरफ गई। तो जब उसने देखा मुझे आते हुए तो वो वापस मुड़ी और बेबी को उसी तरह उसने मुंह में उठाया, ऊपर छत की तरफ चली गई। मैंने बच्चों को इतनी देर में गुस्से से कह दिया, डांट के, रुक जाओ आगे ना जाना। लेकिन बच्चे इस वक्त इतने बेचैन थे अपने उस बच्चे को बचाने के लिए कि वो भी उसके पीछे भागते हुए ऊपर चले गए। और सॉरी, एक गलती मैं कर गया, तीनों बच्चे, क्योंकि वो आगे में एक लाइन है उनकी, वो मैं एज इट इज बता दूँ, तीनों बच्चे थे, सारा भी उनके साथ थी। वो मासूम तीनों ऊपर चले गए। तो कहती है मैं भी उनके पीछे ऊपर चली गई। अब वो जो चारपाई थी उन बच्चों के करीब थी, मुझसे दूर थी, चारपाई कह रहा हूँ, वो सीढ़ी, जिस साइड पे सीढ़ी थी बच्चे भी उसी साइड पे सो रहे थे, इसलिए वो जल्दी भी उठ गए, जूता उठा के उसके पीछे भी चले जाए। माँ दूर थी इसलिए उसको ज़रा टाइम लग गया। और जब बिल्ली बच्चे को उठा के ऊपर सीढ़ी से गायब हो गई और वो तीनों बच्चे भी ऊपर चले गए, तो मैं कहती भागते हुई जब ऊपर पहुंची तो देखा ऊपर छत पर कोई भी नहीं है, ना ही बिल्ली का कोई बच्चा और ना ही कोई बिल्ली। हाँ, उस आखिरी सीढ़ी पे जहाँ पे वो काला से अजीब सा मादा उसके मुंह से निकल रहा था, वो ज़रूर वहाँ पे पड़ा था। इस चीज़ की अलामत था यहाँ पे थोड़ी देर पहले कोई बिल्ली थी जिसने मुंह से ये गिराया है। मैंने बच्चों को कहा नीचे आ जाओ, वो चली गई है बिल्ली, पता नहीं कहाँ गई है। मेरे दिल में कहते एक अजीब सा, एक वहम सा, खौफ सा पैदा हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने बच्चों से कहा छोड़ दो अब नीचे चलो। तो बच्चे चुप करके ऐसे गुमसुम से खड़े थे, ढूंढ रहे थे, इर्द गिर्द देख रहे थे छत के ऊपर कि बिल्ली कहाँ गई। तो उसमें से जो बड़ा बेटा था हनी, वो भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ा और साथ वालों की जो छत थी उसकी तरफ बढ़ गया कि वहाँ पे देख सके। छोटी छोटी दीवारें होती कि परली साइड को कूद के तो नहीं चलेगी, हमारी भी जिस तरह घरें इनकी जो दीवारें होती है ऊपर छतों की बहुत छोटी छोटी हैं, एक दूसरे के साथ दीवार मिली हुई होती है, 2 फुट की होती है या 2.5 फुट की दीवार होती है। तो उसके पीछे सनी और सारा भी भागते हुए चले गए कि साथ वाली छत पे देख सके कहीं वहीं तो नहीं वो बिल्ली ले गई। और कहती है मैं भी बच्चों के पीछे जब साथ वालों की छत की तरफ गई हूं तो एक ऐसा मंजर था जो मुझ समेत बच्चों ने भी देखा। रात की खामोशी, हर तरफ अंधेरा, दूर कहीं कुत्ते की भौंकने की सिर्फ आवाज, किसी के खांसने की आवाज भी नहीं आ रही थी कि इंसान भी यहां भी रहते हैं, हर कोई गहरी नींद सो रहा था। लेकिन जो साथ वालों की छत थी, वहां पे छत पे कोई इंसान तो नहीं था, लेकिन तकरीबन कोई 20 फुट लंबा काला स्याह, जिसका कद तकरीबन 20 फुट ऊंचा था, जिसको ना सिर्फ मैंने और मेरे तीनों बच्चों ने भी देखा। वो सामने इस अंदाज में खड़ा था जैसे कोई इंसान हो, उसने काला बुर्का पहन रखा हो, और काला बुर्का भी इस अंदाज में कि उसके हाथ और पांव भी उस बुर्के के अंदर छुपे हुए थे। ना ही उसके पांव नजर आ रहे थे, ना ही उसके हाथ नजर आ रहे थे। और वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था, क्योंकि हमें सिर्फ काला स्याह एक 20 फुट का, ऐसा जैसे इसके अंदर कोई इंसान हो, क्योंकि कद एक्स्ट्रा लंबा था। इंसान का कद 5 फुट 8 इंच से 6 फुट तक होता है, वो 20 फुट लंबा था। बाकी उसकी जिसामत बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसे थी। लेकिन जैसे ही वो हमारी तरफ मुड़ा, उसी लम्हे तो सिर्फ और सिर्फ पूरे जिस्म में उसकी आंखें थीं, बड़ी बड़ी आंखें, जो इस अंदाज में चमक रही थी कि उसके अंदर जिस तरह टॉर्च जला के रोशनी उसमें से निकलती है, इस तरह जैसे बल्ब से जल जाते हैं, उसकी आंखें इस तरह जल रही थी, इतनी बड़ी बड़ी कि जैसे बल्ब जल रहे होते हैं, लाइट निकल रही थी उसमें से। लाइट इस तरह तो नहीं कि जिस तरह टॉर्च की दूर तक जाती है, इस तरह नहीं, लेकिन ऐसे जैसे कोई टॉर्च जलाई जाए तो उसके अंदर से जिस तरह रोशनी फैलती है, या बल्ब जिस तरह जल रहा होता है। तो कहते हैं बड़े बड़े बल्ब की तरह उसकी आंखें थीं और वो जल रही थी, रोशनी निकल रही थी उनसे, तेज किस्म की रोशनी, सफ़ेद कलर की, इतनी सफ़ेद और इतनी तेज कलर की रोशनी थी जो उसकी 20 फुट ऊंचे उस खड़े ह्योले की आंखों के अंदर इंतहाई सफ़ेद कलर की तेज सी रोशनी निकल रही थी। उसका अंदाज जिस वक्त हमारी तरफ मुड़ा है, ऐसा था जैसे वो शदीद गुस्से में आ गया हो।
इतनी बड़ी चीज़ को तीनों बच्चों ने जब अपने सामने देखा तो मुझे लगा कि मेरे बच्चे ना सिर्फ घबरा चुके हैं बल्कि ये इस कंडीशन में चले गए हैं कि अब ये बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। एक माँ जो इस बात को समझ सकती थी कि जिस चीज़ को मैंने भी देखा है, जिसका इतना बड़ा कद है, बुर्का नुमा था, बुर्का नहीं था उसका, बुर्का नुमा पहना वो काला स्याह, हाथ पांव उसके अंदर छुपे हुए थे और तेज़ रोशनी उसकी आंखों से निकल रही थी, जैसे तेज़ बल्ब जल रहे हैं उस सफ़ेद कलर के, जैसे बहुत बड़ा कोई एनर्जी सेवर वाइट कलर का जल रहा हो, उसकी तेज सी रोशनी हो। और वो इस अंदाज में एक कदर हमारी तरफ बढ़ा कि जैसे गुस्से में वो हमारी तरफ आना चाह रहे हो। तो मैं जो खुद एक डरी हुई थी, सहमी हुई थी और एक माँ भी थी, अगर अकेली होती तो शायद चकरा कर मैं वहीं ज़मीन पर गिर जाती, क्योंकि इतनी खौफनाक मखलूक मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी थी। ना ही मुंह, ना ही नाक, ना ही कान, ना ही हाथ, ना ही पाँव, सिर्फ इतना बड़ा कद और इतनी तेज़ रोशनी वाली आंखें। तो मैंने अपने उस वक्त माँ, जो खुद एक औरत थी, बजाते खुद डरी हुई थी, वो उस वक्त माँ भी थी, वो माँ इतना डर गई कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो, उसने फौरी तौर पे, मैंने कहती है, मैंने अपने तीनों बच्चों को इस तरह पकड़ा और मैंने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो नीचे आ जाओ, क्योंकि मुझे उस वक्त माँ का ख्याल आ गया ना कि मैं एक माँ भी हूँ, इंसान तो हूँ, डर तो गई हूँ, लेकिन मैं एक माँ भी हूँ और मेरे बच्चे इस वक्त घबरा चुके हैं। कि तीनों बच्चों को मैंने जल्दी से पकड़ा और पकड़ के घसीटने वाले अंदाज में उसको लेके नीचे की तरफ गई, क्योंकि बच्चे भी ना सिर्फ सहम गए थे बल्कि बहुत ज़्यादा खौफजदा थे। और वहीं पे बच्चों को लेके जाते हुए मैंने मुड़ के देखा तो वो जो हमारे करीब आ रहा था अब उस दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, जो छोटी सी दीवार थी, और मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गया। वो जो 20 फुट लंबा था, जिसकी आंखें चमक रही थी, आंखों के सामने ही चलता हुआ करीब आया दीवार के और गायब हो गया। जल्दी से मैंने बच्चों को उठाया, क्योंकि अब मेरे भी औसान खता हो गए थे, जिसमें मेरा भी जवाब दे गया था। मैंने बच्चों को जल्दी से पकड़ा और तेज़ी से लेकर नीचे पहुंची और जाते ही बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया और उनके ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया। और फौरी तौर पे खुद भी अपने आप पर पढ़ के फूंकती थी, बच्चों पे भी पढ़ के फूंकती थी। अब ये बात क्लियर हो गई थी कि वो जो छत पे गई थी, जो बच्चों पे हमला करने वाली थी, जिसने ईंटों को इस अंदाज में फेंका था, इतने भारी भरकम डब्बे को भी हटा के उसने फेंका था, और अब कोई सामने 20 फुट का खड़ा था। इतना समझ आ गया था माजरा कुछ और है, ये बिल्ली का बच्चा नहीं है, ये कुछ और मंजर है, कुछ और खौफनाक है। पढ़ते पढ़ते बच्चों को सुलाते सुलाते जो खौफ के अंदर मुब्तला थे उनको तो मैंने सुला दिया, लेकिन मैं सो ना सकी। सुबह जब अजानें हुई तो मेरी आंख उस वक्त लगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसलिए मेरी आंख खुल गई कि मैंने देखा मेरे तीनों बच्चे बुखार के अंदर तप रहे हैं, उनको शदीद बुखार है। माँ थी, परेशान हो गई, समझ सकती थी। वो रात असल में इतने खौफजदा हो गए थे कि नीचे माँ के साथ आ तो गए, माँ ने पढ़ाई की, सो तो गए, लेकिन वो डरे हुए इतने थे कि सुबह उन तीनों को बुखार हो गया। और वो ऐसा कहती हैं मेरे बच्चों को 1 हफ्ते तक बुखार रहा था, कोई भी मेडिसिन उन पे असर नहीं कर रही थी। हम मुसलसल उनको मेडिसिन दे रहे थे, डॉक्टरों को दिखा रहे थे, लेकिन बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब 1 हफ्ता गुजर गया, दूसरा डॉक्टर भी हमने चेंज कर लिया कि शायद इनकी 3 दिन एक डॉक्टर से दवाई ली, बुखार नहीं उतरा, तो हमने कहा चौथे दिन अगर दवाई खिलाएंगे आराम आया ठीक, नहीं तो डॉक्टर चेंज करेंगे। चौथे दिन हमने डॉक्टर चेंज कर लिया, दवाइयाँ दी, और बच्चों का बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो किसी ने कहा ये मामला कुछ और है, आप इनको मस्जिद के कारी साहब के पास लेके जाइए। 7 दिन हो गए थे, हफ्ता हो गया था बच्चों को बुखार में तपते हुए, जो खामोशी से डरे सहमे कोई भी बात किए बगैर बस लेटे रहते थे। कारी साहब के पास उनको लेके गए, कारी साहब पढ़ते रहे, पढ़ने के बाद उन पर दम किया और कारी साहब ने पूछा बेटा बताओ क्या हुआ, क्या देखा। तो बच्चों ने अपने मुंह से वो जो कहानी सुनी थी, हनी ने वो कहानी सुना दी। कारी साहब उस कहानी को सुनते रहे और कहानी को सुनने के बाद उन्होंने कहा, मेरी तरफ मुखातिब हुआ, कहा बेटी जिस बच्चे को ये अपने घर के अंदर लेके आया था वो बिल्ली का बच्चा नहीं था, वो किसी जिन का बच्चा था। और जिस तरह तुम बता रही हो उसको डोर के अंदर रखा गया था, वो जो अलमारी वो बनी हुई थी, अलमारी टाइप, दराज टाइप बनी हुई थी, उसके अंदर जिस तरह आप बता रही हो, तो उस वक्त आपके घर में कोई आया था? तो मैंने कहा नहीं। तुमने अंदर से कुंडी लगा रखी थी? उन्होंने कहा जी कारी साहब मैंने अंदर से भी कुंडी लगा रखी थी, बाहर से कोई नहीं आ सकता था। उन्होंने कहा जब बाहर से कोई नहीं आ सकता तो वो बच्चा खुद से अंदर जा नहीं सकता, तो वो जिन का बच्चा था और जिन ने ही उसको उठा के उसके अंदर रखा था। और आप जिस तरह आप बता रही हो वो बंद नहीं हो सकता जब तक उसको जोर ना लगाया जाए, इस वजह से जिन ने ही उस बच्चे को उसके अंदर रखा और उसको बंद कर दिया था। लेकिन बेटा उसी दिन जिस दिन गायब हुआ था उसी दिन उसने बंद नहीं किया था, उस दिन वो उसको उठा के ले गया था। जिस दिन तुम्हें बच्चे की रोने की बोलने की आवाज़ आई थी
उसी दिन ही वो जिन बच्चे को दोबारा से उठा के लाया था और तुम्हारी उस दराज को खोल के उसके अंदर रख के उसने बंद कर दिया था। और थोड़ी देर के बाद तुम लोग आके बैठ गए, इसलिए तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई दी, तुमने जोर लगा के उसको निकाल लिया था। लेकिन जब तुम उसको ऊपर लेके गए और उसके बाद 2 ईंटें भी रख दी, तो वो जिन ही था जो बिल्ली का रूप धार के आया था, बिल्ली या बिल्ला, वो असल में जिन था। वो बिल्ली का ही रूप धार के आ गया था। और उसने आते ही जिस तरह ईंटें हटाई और उसको लकड़ी के इतने भारी भरकम को उठाया, बिल्ली इतना भारी भरकम नहीं उठा सकती। बच्चे थे, मासूम थे, उनको समझ नहीं आई, वो फिर भी उसके पीछे भाग पड़े। उसके मुंह से जो कुछ निकल रहा था वो इंतहाई खतरनाक जहरीला था, वो बहुत बुरा था, वो बहुत नुकसानदेह था। मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी बेटी, तो तुम परेशान हो जाओगी। असल में वो तुम्हारे बच्चों पे उस वक्त भी हमला करने वाला था। उसको गुस्सा था कि मेरे बच्चे को क्यों उठा रहे हैं, जबकि वो खुद ही तुम्हारी दराज में रख गया था। और ऊपर जिसको तुमने खड़े हुए देखा था, ये वही बिल्ली थी, ये वही बिल्ला था जो बच्चे को लेके गया था, जो 20 फुट का कद जिसका आपने देखा था, जिसकी आंखें बल्ब की तरह रोशन थी। ये वही जिन था जो उस वक्त एक और रूप के अंदर खड़ा था। पहले आपने उसको बिल्ली के रूप में देखा था, ईंटें हटाते हुए, लकड़ी का बॉक्स हटाते हुए। अब ये इस रूप में 20 फुट का कद धारे और उसकी आंखों से जो रोशनी निकल रही थी, असल में ये जिन था। उसने आप लोगों को या आपके बेटों को नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाया, आपके बच्चों को, क्योंकि आप लोग उसके बच्चे का ख्याल कर रहे थे। लेकिन उसको बुरा लग रहा था, वो नीयत जानता था कि ये इस नीयत से कर रहे हैं कि इसका ध्यान रख सकें, इसलिए उसने आप लोगों पे हमला नहीं किया, सिर्फ आपको डराया, वरना वहां पे हमला भी कर सकता था। तो आयशा के दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ, अगर ये जिन का बच्चा था तो गली में बच्चे इसको मार क्यों रहे थे? तो कारी साहब ने उससे कहा, उन बच्चों को नहीं पता था, वो अगर इसको मारते भी सही तो इसको कुछ ना होता। ये भी एक जिन का बच्चा था, रूप धारे हुए था, और जिन वहीं कहीं करीब मौजूद था। बच्चे ज्यादा अगर कुछ करते तो वो उन बच्चों को भी डरा देता या नुकसान पहुंचा देता। बस अब एक काम करना, तुम्हें मैं पढ़ने के लिए देता हूँ, ये पानी है, मैं इसको दम करके देता हूँ, पढ़ के देता हूँ। इसको जाओ अपनी जो सीढ़ियाँ हैं उस पे जो वो काला सा उसके मुंह से निकला था, जो वहाँ पे जम गया होगा, उसको अच्छी तरीके से धो देना, वो वहाँ पे मौजूद ना रहे। और उसके बाद कारी साहब ने बच्चों पे भी दम किया, अच्छी खासी देर पढ़ाई करते रहे। उसके बाद बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उनका बुखार भी उतरना शुरू हो गया। उन्होंने कहा घर लेके जाए, इंशाल्लाह अब इनको कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल वो ठीक हो जाएंगे। और आयशा ने ऐसे ही किया, बच्चों को घर लेके आई। जाते ही वो पड़ा हुआ जो पानी था उसे वो धो भी दिया, क्लीन कर दिया, और वो बिल्कुल जगह नीट एंड क्लीन होगी और बच्चों का बुखार भी उतर गया। और उसके बाद बच्चों को दोबारा बुखार नहीं हुआ। तो वो कहती हैं उसके बाद से मैंने बच्चों को भी समझा दिया और ख़ुद भी इतना डर गई कि कभी भी इस तरह का कोई बच्चा देखें घर में, बड़ा कोई उठा के ले आए और बातें, बच्चा इस तरह उठा के ना लेके आए, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, उनको इस बात की समझ नहीं होती, वो प्यार में और केयर में उठा के ले आते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा भी हादसा वाक़या हो सकता है। ये थी उनकी आप बीती जो मैंने आपको सुनाई। लेकिन क्या हर बिल्ली का बच्चा इस तरह होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये वाक़या ज़रूरी नहीं सबके साथ ऐसा हो। बिल्ली के बच्चे जो अमूमन हमें नजर आते हैं वो बिल्ली के बच्चे ही होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन हो सकता है कि कोई इस तरह बिल्ली का बच्चा ना हो, रूप धारे हुए बिल्ली के बच्चे में हो, असल में वो जिन हो, लेकिन बहुत कम। ऐसा नहीं कि दुनिया अगर हेल्प करती है, बच्चों को उठा के लाती है, इस कहानी के बाद डर जाने नहीं जी ये जिन का बच्चा हो, नहीं होता है। काली बिल्ली के बारे में असल जो कहा जाता है ना जी, रास्ता काट जाए तो ये होगा वो होगा, तो वो काली बिल्ली नहीं होती थी, वो जिन होता था जो रूप धारे हुआ होता था। उसकी नहुसत होती थी, तो जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी का वो काम जो वो करने इंसान जा रहा होता था, तो वो नहुसत से रुक जाता था। अब इस तरह जिनात रूप धार के आगे से नहीं गुजरते बिल्लियों के रूप में। ये उस दौर में होता था जो लालटेन का दौर था, मोमबत्तियों का दौर था। उस वक्त लाइट नहीं थी, हर गली में लाइटें नहीं जल रही थी। अब ऐसा नहीं है। अब 100 बिल्लियाँ भी गुजर जाए कुछ नहीं होता। और कोई इस तरह का बच्चा मिल जाए, आपकी हेल्प की नीयत से उठा के लाना चाहे तो उठा के ला सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो ये आयशा आसिफ की एक सच्ची कहानी थी, लाहौर से उन्होंने मुझे भेजी, जो मैंने एज इट इज़ आप लोगों को सुनाई। आप लोग भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं, आ भी रही हैं कहानियाँ, मजीद भेजिए, इंशाल्लाह मैं सारी सुना दूंगा, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग के लिए जाना चाह रहा हूँ। वहाँ पे भी मैं पढ़ूंगा या सुनूंगा इंशाल्लाह आपकी कहानी को फौरी तौर पे। अच्छा, आज फिर एक जी बात, मेरे कुछ कहानियाँ आज भी ऐसी हैं, मैंने उनको मैसेज भी किया है। आप लोग जब मुझे कहानी भेजते हैं तो मैंने अगर आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं की तो उसको डिलीट मत करें। कुछ लोगों ने मुझे वॉइस मैसेज करके एक तो उनको मैंने मैसेज भी किया जी ये 2 कहानी आपको सेंड की है, लेकिन जब मैंने कहानी को यस किया तो वो डाउनलोड ही नहीं हो रही। वो डाउनलोड इसलिए नहीं हो रही, पीछे से उन्होंने फाइल को डिलीट कर दिया है। जब भी आप मुझे कहानी सेंड करें वॉइस मैसेज में, यानी कि व्हाट्सएप आपने खोला, वॉइस रिकॉर्डिंग पे लगा कि आपने वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करवाया, सेंड कर दिया, उसके बाद आपने इसको डिलीट नहीं करना जब तक मैं कहानी को सुना ना दूं। जब मैं कहानी को सुना दूं आप बेशक डिलीट कर दें। तो आज काफ़ी मैंने कहानियाँ खोली हैं, तो पीछे से शायद
उन्होंने डिलीट कर दिए हैं। मैं फ़ाइल खोता हूँ, डाउनलोड, उसके बाद डाउनलोड फेल्ड हो जाता है। तो आप वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे फ़ाइल भेजी हुई है वॉइस रिकॉर्ड करके, वो प्लीज़ दोबारा से सेंड कर दें। और अगर जिन्होंने डिलीट नहीं की तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपने डिलीट करनी भी नहीं है तब तक जब तक मैं कहानी को प्रोग्राम में शामिल न कर दूं। जो लिखी हुई होती है वो डिलीट होती नहीं है, वो एज इट इज़ रहती है। सो आज मैंने लिखी हुई कहानी थी वो जो मैंने पढ़ ली। सो आप भी मुझे कहानी लिख के भेजिए या वॉइस रिकॉर्ड करके भेजिए। तो नीचे लफ्ज़ स्टोरी STORY या उर्दू में सीन टे वाओ रे छोटी है, स्टोरी लफ्ज़ लाजमी आप लोगों ने लिखना है। और तब तक वॉइस मैसेज को डिलीट नहीं करना जब तक आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, बाहर वाले जो हैं पाकिस्तान से बाहर वो कोड मिलाएंगे +923136655500। रिपीट कर देता हूँ, +923136655500। और जो पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान का कोड मिलाए बगैर मिलाएंगे 0313665500। सो आज की कहानी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।